हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका हमारी ये फिजिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 2.16 से लेके 2.20 तक के क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी 2.1 से 2.15 तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले 2.16 से लेकर 2.20 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.16 से। बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो। 2.16 क्वेश्चन जो आपके सामने है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज ए एंगस्ट्रॉम। इसको ना एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है, एंगस्ट्रॉम की जगह पे अंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय ए सर्कल, मतलब कि ए के ऊपर सर्कल। ठीक है, इसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। So 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atoms? देखो कितनी चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, पहले ये देखते जाओ। यहाँ पे बच्चों आपको पहले तो एक कन्वर्जन दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको प्रोवाइड किया गया है। तो पहले मैं ये कन्वर्जन को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या प्रोवाइड किया गया है। देखो, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की साइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बच्चों यहाँ पे ना हम हाइड्रोजन एटम को स्फेरिकल मानेंगे। वैसे ये शेप ना स्फेरिकल होता नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल अज्यूम दैट द शेप ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज स्फेरिकल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे ही सर्कल में घूमते हो, कोई ऐसे भी घूमता है, कोई ऐसे भी घूमता है। ठीक है, उसकी ऑर्बिट कोई भी एंगल पे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको ना पक्का स्फीयर नहीं बोला जा सकता, ये कोई पक्का स्फीयर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे हम इसको स्फीयर मान लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो आपका जो भी एटॉम दिया गया है हाइड्रोजन का, वो एक स्फेरिकल है। ठीक है, और ये एजम्पशन लेते हुए हम ये मानेंगे कि ये जो आपको डायमेंशन दिया गया है ना, ये जो आपको साइज दी गई है, इट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिसको हमने क्या मान लिया है, स्फीयर मान लिया। ठीक है, ये मानने के लिए हम स्फीयर मान रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो होता नहीं है स्फीयर, मैंने आपको समझाया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ऐसी ऑर्बिट होती है तो ये पक्का हमारे लिए ये एक स्फीयर ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्बिट कोई एंगल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको सर्कुलर ही बताए या फिर इसको स्फेरिकल ही बताए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ये सब मान लेंगे। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये जो स्फीयर है, ये जो एटम है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और वो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, ये होती है इसकी साइज। मतलब कि हमने मान लिया कि सेंटर से उसका जो भी एटम है, टोटल एटम है, वो 0.5 एंगस्ट्रॉम की रेडियस का है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया गया है, तो मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ दैट एटम, हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसको मैं बोल देता हूं स्मॉल r, वो मुझे प्रोवाइड की गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों इसको क्योंकि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो उस हिसाब से ये रेडियस, क्योंकि जो 0.5 एंगस्ट्रॉम है उसको मैं मीटर में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख पाऊंगा। तो देखो यहाँ पे रेडियस प्रोवाइड की गई है आपको। फिर क्या बोला है यहाँ पे, आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आपको शायद समझ में आ गया है कि मैंने क्यों इसको मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये जो एटॉमिक वॉल्यूम निकालने को बोला है, इट इज इन द मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं मुझे रेडियस को ना यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना ही था। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहले मुझे ये बताओ कि अगर किसी एक हाइड्रोजन एटम की रेडियस अगर मैं इतनी बोल सकता हूं, तो बच्चों अगर मैं उसको स्फीयर मान सकता हूं, तो उस स्फीयर का मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना लिख सकता हूं? तो मैं यहां पे क्या निकालूंगा, पहले वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा? मान लो मैं इसको V से डिनोट करता हूं, तो V इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने मान लिया है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का जो भी एटम है वो स्फेरिकल है। ठीक है, हमने उसको परफेक्ट स्फीयर मान लिया है। और बच्चों मुझे पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। सो यहाँ पे सारी वैल्यू को हम प्लेस कर दे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू, ये हो जाएगा 22/7, या फिर आप इसको लिखना चाहो 3.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 3.14 इंटू, रेडियस कितनी हमने निकाली मीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो इसका हो जाएगा क्यूब। बच्चों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर, आपको आंसर मिलेगा। आप कैल्सी में इसको, कैल्सी यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कैलकुलेशन किया, तो आई एम गेटिंग दिस आंसर, दैट इज 5.233 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आई बच्चों एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम। ये जो वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली? वन हाइड्रोजन एटम के वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना हो सकता है? इतना। इतना हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमें कौन किसका वॉल्यूम निकालने को बोले? देखो ध्यान से, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वो आपको यहां पे निकालने को पूछा है। हमने ये जो वैल्यू निकाली तो वो तो वन हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम की वैल्यू निकली। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 5.233 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। लेकिन यहां पे तो हमें पूरे 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन के एटम का टोटल वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपको एक चीज यहां पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वहां यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे, ऐसे एजम्पशन नहीं, आगे जाओगे तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ गैस जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें ये चीज हमें बता दी जाती है कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन में एवोगेड्रो नंबर के बराबर, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम्स को कंसीडर करता है, तो ये 6.023 इंटू 10⁻20, जिसको एवोगेड्रो नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, वो गैस प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको अज्यूम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम्स होंगे। ठीक है, सो मैं ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखूंगा 1 मोल हाइड्रोजन कंसिस्ट एवोगेड्रो नंबर के बराबर, जिसको कैपिटल Na से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Na एटॉम्स। और कैपिटल Na का वैल्यू क्या होता है, तो ये फिक्स नंबर है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स। ठीक है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना है, या प्रॉपर्टी ऑफ गैस में पढ़ोगे आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें अज्यूम कर लेना है अभी के लिए, क्वेश्चन के लिए। वापिस बोलता हूं कि इसको अज्यूम नहीं बोलेंगे, इसको एक्सेप्ट बोलेंगे, कि हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि 1 मोल हाइड्रोजन कितने एटम्स को कंसिडर करता है, कंसिस्ट करता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब कि इतने एटम्स होंगे 1 मोल हाइड्रोजन में। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। तो हमें निकालने को बोला गया है 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम। 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो मुझे पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना है, इतना, और एक मोल में कितने ऐसे एटम्स होते हैं, तो इतने। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा जाए कि एक मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन वन मोल हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक एटॉम के वॉल्यूम के साथ। ठीक है, एक एटॉम के वॉल्यूम के साथ, क्योंकि एक एटॉम का इतना वॉल्यूम, तो इतने एटॉम का कितना वॉल्यूम निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा कि अगर एक हाइड्रोजन एटॉम का इतना वॉल्यूम है तो इतने हाइड्रोजन एटॉम्स के कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो उतना वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन कितना होगा, तो मैं 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 5.233 इंटू 10⁻31 के साथ। ठीक है, क्योंकि एक एटॉम का इतना वॉल्यूम होता है, ऐसे वन मोल में कितने एटॉम्स है, इतने हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन। तो बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर कितना निकलने वाला है, इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा, जैसे मुझे कैलकुलेशन से आंसर क्या मिला, ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके मुझे आंसर मिला 31.518 इंटू 10⁻⁻8। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, इतना हो सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि एसटीपी, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is this ratio is so large? मतलब कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे पहले तो रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एक है मोलर वॉल्यूम, दूसरा है एटॉमिक वॉल्यूम। अभी बच्चों ये जो मोलर वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। मोलर वॉल्यूम मतलब कि एक मोल हाइड्रोजन गैस, आइडियल गैस है यहाँ पे, एक मोल हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसको लेने को बोला है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो एक मोल हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। इसमें जो उन दोनों के, जो एटॉम के बीच की जो सेपरेशन होती है ना, वो भी इसमें काउंटिंग में आ चुकी है। ठीक है, ये जो मोलर वॉल्यूम जो भी हम निकालते हैं, वो एक्चुअल में, एक्चुअल में एक आइडियल गैस बोला ना, आइडियल गैस, तो जब भी हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं, तो एक आइडियल हाइड्रोजन गैस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिसको बोला जाता है एसटीपी। अभी ये सारे जो नोटेशन है एसटीपी वगैरह, ये क्या है, वो सारी चीजें ना, मैंने बोला ना कि आप प्रॉपर्टी ऑफ गैस में पढ़ोगे। ठीक है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, आपको पूरा एक चैप्टर आएगा, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इतना समझो कि एक आइडियल गैस जो भी होता है ना, तो उसका वो एक आइडियल गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम कंसीडर कर सकता है, कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर सकता है, तो 22.4 लीटर, इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वो रियलिटी में इतनी स्पेस कंसीडर कर सकता है। ठीक है, मतलब सॉरी, कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, इतनी कंज्यूम कर सकता है स्पेस। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी बच्चों गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर आप एटॉमिक लेवल पे चले जाओ, तो गैस के जो भी एटॉम्स होते हैं ना, वो एटॉम के बीच में भी सेपरेशन होता है। वो एटॉम एक गुच्छे की तरह नहीं होते कि सबको चिपका दिए, मतलब कि ये इसके साथ चिपक गया, इसके साथ चिपक गया, इसके साथ चिपक गया, इसके साथ चिपका हुआ है, सारे चिपके हुए हैं और ये हो गया वन मोल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइडियली देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये सेपरेशन भी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये सेपरेशन भी होगा। तो इन दोनों के बीच में देखो ये सेपरेशन है, पूरा सारे जितने भी एटॉम्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है।
तो इसका मतलब ये हो कि होता है कि रियलिटी में ना ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, मतलब देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, ये रियलिटी में होता ही है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सर सारे एटम्स ना ऐसे चिपके पड़े होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन देम। और अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मोलिक्यूल्स हमेशा एस्केपिंग नेचर वाले होते हैं, मतलब कि उनको कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं रहना है, उनको ना हमेशा एक दूसरे से दूर जाना है, एस्केपिंग नेचर वाले होते हैं, उनकी टेंडेंसी एस्केप वाली होती है। ठीक है, उनको एस्केप ही करना है, एक दूसरे से दूर ही जाना है, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ सेपरेशन, ये सेपरेशन होता ही है, यस और नो। लेकिन जब भी हम ये निकालते हैं ना, मोलर वॉल्यूम नहीं, हमने केवल एटॉमिक वॉल्यूम, जब भी हम एटॉमिक वॉल्यूम निकालते तब हम क्या अजम्पशन लेते हैं, तब हम ये अजम्पशन लेते हैं कि भाई एक एटॉम का वॉल्यूम इतना, तो ऐसे अगर मेरे पास 6.023 एटॉम्स है तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स को सीधा एक एटॉम के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन में किया। तो तब हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सारे जो भी एटॉम्स है ना वो एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं। वी फॉरगेट टू कंसीडर दैट सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स। हमने वो जो इन दोनों के बीच में, दो एटम के बीच में जो सेपरेशन होते हैं ना, उसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। कब? जब हम एटॉमिक वॉल्यूम निकालते हैं तब। ठीक है, सो रियलिटी में मोलर वॉल्यूम ये होता है जो रियलिटी को शो करता है कि रियलिटी में देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स। टू नहीं, जितने भी एटम्स वहां पे है वो सारे एटम के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होंगे। तो इस सारे सेपरेशन को कंसिडर करने के बाद हमें एक मोल, वो आइडियल गैस इतना वॉल्यूम कंज्यूम करता है, ऐसा हमें बोला जाता है। लेकिन जब भी हम उसी एक मोल का, क्योंकि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 10 टू द पावर 23। ठीक है, सो जब भी हम एटॉमिक वॉल्यूम निकालते हैं तब क्या करते हैं, हम यही 6.023 10 टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक सिंगल एटॉम के वॉल्यूम के साथ। तब ये जो इनके बीच के जो सेपरेशन होते हैं ना उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। समझ रहे हो? तो इतना डिफरेंस होता है एटॉमिक वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम में। तो मोलर वॉल्यूम में सेपरेशन भी कंसीडर किया जाता है और एटॉमिक वॉल्यूम में सेपरेशन बाय डिफॉल्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सीधा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ना। क्योंकि एक एटॉम का इतना वॉल्यूम है तो सारे एटॉम के कितना, तो मल्टीप्लाई कर दे। तो बीच में जो सेपरेशन था उसको क्या किया हमने, कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, उसको हमने कंसीडर किया ही नहीं। हम क्या करते, एक एटॉम का इतना वॉल्यूम तो इतने सारे एटॉम के कितने वॉल्यूम, बात खत्म। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर दे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये जितने भी एटॉम्स है उन सबका जो भी वॉल्यूम होगा, उन सबसे अगर इन सबको चिपका दो एक दूसरे के साथ, गुच्छा बना दो, तो जितना वॉल्यूम मिलता है उतना वॉल्यूम हमें एटॉमिक वॉल्यूम के तौर पे मिलेगा। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू एटॉम्स। तो यहां पे रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये सिर्फ हम निकालने के लिए कंसिडरेशन में लेते हैं, जहां पे हम दो एटम के बीच का सेपरेशन कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना पॉइंट कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं यही रेशियो निकालने को बोला गया है। तो आइए बच्चों ये रेशियो भी निकालते। तो आई होप सो कि आपको अभी ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी एटॉम के बीच में सेपरेशन होते हैं ना उनको भी कंसीडर किया जाए और फिर वॉल्यूम निकाला जाए एक मोल का ही। दोनों एक मोल के ही वॉल्यूम दिखा रहे हैं, दोनों एक मोल गैस के ही वॉल्यूम दिखा रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये एटॉमिक वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तब इन सबको एक दूसरे के साथ चिपके हुए मानते हैं। ठीक है, मतलब कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम। और जब भी मोलर वॉल्यूम निकलते हैं तब यहां पे इन दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन होता है ना दो एटॉम के बीच में, उसको भी कंसीडर करते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यहां पे एक तो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया है, दैट इज द मोलर वॉल्यूम। वो आपको प्रोवाइडेड है, मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, तो वो कितना दिया गया है यहाँ पे देखो, मोलर वॉल्यूम ऑफ जो भी दिया गया है उसको मैं यहाँ पे लिखता जाता हूं। सो पहली चीज दी गई है मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। वन मोल आइडियल गैस। ठीक है,
तो वो कितना है हमारे पास 22.4 लीटर। अभी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल वो मुझे एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो मुझे क्योंकि एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, तो एक काम करते हैं कि इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं और ये लीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि दोनों मीटर मीटर में हो जाए, तो यहाँ पे रेशियो वगैरह लेना आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीटर को मीटर में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, क्योंकि वो वॉल्यूम है ना, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 22.4। अच्छा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। सही है, -3 मीटर क्यूब। तो इतना मोलर वॉल्यूम है, मतलब कि 1 मोल आइडियल गैस जो एक्चुअल में ऑक्यूपाई करता है वो इतना वॉल्यूम होता है। मतलब कि कंसीडरेशन के बाद वो स्पेस जो भी होती है ना, दो एटॉम के बीच में जो सेपरेशन होते हैं, वो सारे सेपरेशन को कंसीडरेशन में लेने के बाद हमें इतना मिलता है। ठीक है, और एक होता है एटॉमिक वॉल्यूम, एक होता है एटॉमिक वॉल्यूम, और उसमें भी क्या बोला गया है, हाइड्रोजन मोलेक्यूल के लिए। अभी देखो, हाइड्रोजन मोलेक्यूल एंड एटॉम में फर्क होता है। हाइड्रोजन मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटॉम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम आपको बोला गया है हाइड्रोजन मोलेक्यूल की साइज, तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक एटम की साइज कितनी होगी, इसकी आधी, मतलब कि 0.5 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो, मोलेक्यूल किसको बोला जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ के आपको एक हाइड्रोजन का मोलेक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, जैसे कि H2O है, H2O का एक मोलेक्यूल 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मोलेक्यूल दिया गया है, तो मोलेक्यूल की साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो एक एटॉम की कितनी साइज होगी, क्योंकि मुझे एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है, तो तब यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एटॉम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 एटॉम की साइज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे यहाँ पे एक मोलेक्यूल है, एक मोलेक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है 2 हाइड्रोजन एटम को, तो उस हिसाब से एक हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होना चाहिए, 2 का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, तो एक का साइज मैं कितना कंसीडर कर सकता हूं, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और तो मतलब कि ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया, 2.16 वाला, वहां पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आप वहां पे हमें वही तो दिया गया था कि एक हाइड्रोजन एटॉम का साइज कितना दिया गया था, 0.5 एंगस्ट्रॉम, और उसी के ऊपर से हमने उस एटॉम को हमने मान लिया था कि वो स्फीयर है, और वहां से हमने वो सारी चीजें निकाली थी। ठीक है, तो मैं वापस दोबारा इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि वहां पे हम सारी चीजें कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा, यहाँ पे हम सारी चीजें कंसिडर कर चुके हैं कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हमने निकला था, ये क्या हुआ हमारे लिए, एटॉमिक वॉल्यूम। क्या हुआ अभी, ये एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट, ये जो भी है वो एटॉमिक वॉल्यूम है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, आप ना क्या करोगे, जब भी ये क्वेश्चन अकेला आएगा तो आप पहले उसको कैलकुलेट करोगे, मतलब कि 2.16 रिपीट करोगे यहाँ पे, और आप पहले एटॉमिक वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आप रेशियो लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको वापस रिपीट नहीं करता हूं, और मैं मान लेता हूं कि फ्रॉम दी 2.16, मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम क्वेश्चन 2.16। ठीक है, आपको याद रखिएगा 2.17 अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लीज वहां पे ऐसा मत लिखिएगा कि फ्रॉम क्वेश्चन 2.16। ठीक है, वहां पे जो भी कैलकुलेशन है वो वगैरह करके यहाँ पे आप एटॉमिक वॉल्यूम बनाइएगा पहले। ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम्स जिसको बोलते हैं, सो एटॉमिक वॉल्यूम वो हमने कितना निकाला फ्रॉम दी 2.16, हमारे पास आया था 3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। क्लियर है, तो इतना हमारे पास आया था। अभी हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ना डिफरेंस दिख जाएगा, खुद ही देख लो, यहाँ पे आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों को देखो कौन सा कम है। आप देख सकते हो कि एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू कम है कंपेयर टू मोलर वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम में जो दो एटॉम के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, वो भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट सेपरेशन।
अगर एक एटॉम का इतना वॉल्यूम तो इतने एटॉम का कितना, सीधा उसमें बीच में जो भी सेपरेशन वगैरह है उसको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो भी है, ये वैल्यू हमें ये वाली वैल्यू से कम मिलती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो। अभी हमें बोला है कि इसका रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालना है? तो मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम मुझे इधर ना मुझे पूरा लिखना पड़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटॉम्स, ठीक है। सो एटॉमिक वॉल्यूम मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एटॉमिक वॉल्यूम ओनली, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे ये कितना है? 3.152 इंटू 10 टू द पावर -7। बच्चों जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे आंसर क्या मिला? मुझे आंसर मिला इट इज 7.1 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये रेशियो कितना निकलेगा? 7.1 इंटू 10 टू द पावर 4। और देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाई इज दिस रेशियो इज सो लार्ज। आप देख सकते हो कि ये रेशियो ना बहुत बड़ा आया, बहुत बड़ा आया। अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि मोलर वॉल्यूम इज दिस मच टाइम्स एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम को अगर आप यहाँ पे ले जाते हो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि मोलर वॉल्यूम इज 7.1 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स एटॉमिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों हमें ये रेशियो इतना ज्यादा मिला? क्यों हमें ऐसा लगा कि भाई एटॉमिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तब जाके आपको मोलर वॉल्यूम मिलता है। मतलब कि मोलर वॉल्यूम इज 7.1 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स एटॉमिक वॉल्यूम। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने बोला ना, अभी ही बताया कि मोलर वॉल्यूम जब भी कंसिडर किया जाता है, तब यहाँ पे और एटॉम के बीच का जो सेपरेशन होता है, जो स्पेस होती है, उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। और जब भी एटॉमिक वॉल्यूम काउंट किया जाता है, तब ये स्पेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये रेशियो ज्यादा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इसमें नोट क्या लिख सकते हैं? नोट क्या लिख सकते हैं? नोट अगर मुझे लिखनी है, अगर इसका रीजन देना है, जो मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर उसका मुझे रीजन देना है, तो मैं रीजन ना कुछ ऐसे दे सकता हूं। ध्यान से देखिए, मैं रीजन लिखता हूं। द रेशियो इज वेरी लार्ज ratio is very large because the interatomic separation in the gas is very large as compared to the size of hydrogen molecule। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो गैस होता है उसके मोलेक्यूल्स हमेशा एस्केपिंग नेचर वाले होते हैं। वो ज्यादातर फैलना पसंद करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के नजदीक रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.18, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। If you look out of the window of fast moving train, the nearby trees, house, etc. seems to move rapidly in a direction opposite to the train's motion. But the distant objects like hilltops, the moon, the stars, etc. seems to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, this distant object seems to be move with you. ठीक है,
तो ऐसा क्यों लगता है? मतलब कि ये आपने अगर नोटिस किया है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द इन द ट्रेन, अगर ट्रेन में नहीं जा रहे हो फिर भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप मान लो कि वॉक करने निकले हो या फिर आप व्हीकल पे कहीं जा रहे हो, तो आप अगर आपके नजदीक में से आप अगल बगल में देखते जाओ तो वहां पे पेड़ पौधे जो भी है वगैरह है, स्ट्रीट लाइट वगैरह है, वो स्पीड में जो आपके नजदीक है वो स्पीड में आपके नजदीक से क्रॉस कर रही है। ठीक है, मतलब कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में जा रही है। लेकिन जब भी आप उसी टाइम पे अगर आप दिन में जा रहे हो, तो दिन में अगर आप सूरज को, अपने सन को देखते हो, तो सन कभी भी आपको मोशन में नहीं दिखता है, वो आपको स्टेडी ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि आपके नजदीक वाली जो भी चीजें है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे आपके जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, लेकिन जैसे ही आप आसमान में नजर करते हो तो वहां पे सन वहीं का वहीं रहता है। क्यों ऐसा लगता है? ठीक है, ऐसा ही ट्रेन में भी होता है कि ट्रेन में जब भी ट्रैवल करते हो तो नजदीक में आप बाहर खिड़की से बाहर देखोगे तो वहां पे जो पेड़ पौधे वगैरह जो भी है वो एकदम स्पीड में आपके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में दिखते हैं। लेकिन जैसे खिड़की में से दूर आया हुआ एक हिल, मतलब कि एक एक दूर दूर आई हुई एक हिल को देखो, या फिर आप कहीं आसमान में सन को देखो, तो वो वहीं के वहीं रहते हैं। आप आगे चले जाते हो लेकिन वो सन वहीं का वहीं दिखता है। आप चाहे भरूच से लेकर सूरत तक पहुंच गए फिर भी आपको सन वहीं का वहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन हम यहाँ पे समझते हैं। सिर्फ हमें एक डायग्राम से ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, सारा खेल जो भी है ना, वो यहाँ पे एंगल का है। सारा खेल यहाँ पे एंगल का है। ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मान लो बच्चों कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर आप मूव हो रहे हो। ठीक है, यहां से यहां आप मूव हो रहे हो, और एक ऑब्जेक्ट जो यहां पे है बहुत ही नजदीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत ही नजदीक है, मतलब कि यहां पे है, और एक ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, मतलब कि यहां कहीं पे है। और दूर ले जाते हैं इसको, और दूर लेके जाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि वो यहां है। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, सारी चीजें ध्यान से समझना। ये जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए मैं ग्रीन कलर का इंक यहाँ पे यूज करता हूं, और मैं यहाँ पे अलग अलग 4 लोकेशन से उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहला ये लोकेशन होगा, दूसरा ये लोकेशन होगा, तीसरा ये लोकेशन होगा, और मेरे लिए फोर्थ ये लोकेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 लोकेशन है जहां से मैं दोनों ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ग्रीन कलर की जो इंक है ना, वो मान लो कि नजदीक वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए है। तो मैंने जब यहां से, जब यहां पे था, पहले वाले पॉइंट पे था, तब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट को देखा, तब एंगल कुछ यहाँ पे जो भी बना होगा वो बना होगा। ठीक है, मान लो वो एंगल जो भी बना है वो बना है। उसके बाद में करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट डी है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ए से लेके सीधा 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 चलता 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 ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, टुवर्ड्स द डी में आगे बढ़ रहा हूँ। और बढ़ते बढ़ते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइड पे दोनों ऑब्जेक्ट को देखता भी जाता हूँ। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को देख भी रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं ए पे था तब मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तब मुझे कुछ एक एंगल दिखा। जब मैं बी से मैंने ऑब्जर्व किया तब मुझे कुछ और एंगल दिखा। सी से जब मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया तो कुछ मुझे यहाँ पे और एंगल दिखा। और जब मैंने डी से ऑब्जर्व किया तब एंगल का वैल्यू कुछ अलग ही मिला। ठीक है, तो इन सारा 4 पॉइंट को आप जोड़ दो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी एंगल बना उसका वैल्यू ये वाले एंगल से अलग होगा, ये वाला एंगल इससे अलग होगा, और ये वाला एंगल इससे अलग होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि भाई जब मैं ये ऑब्जेक्ट को, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है, इसको जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एंगल ना रैपिडली चेंज हो रहा है। बच्चों ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब कि आपकी आंखें और वो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में एक लाइन सी बना दो। जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तब उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो इसकी लाइन ऑफ साइट को आप ऑब्जर्व करो। जब आप ऐसे बी पहुंचे तो एंगल चेंज हो गया, बी से सी पहुंचे एंगल चेंज हो गया, सी से डी पहुंचे एंगल, मतलब कि यहाँ पे रैपिडली एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे रैपिडली एंगल चेंज हो रहा है। और उसकी जगह पे अगर मैं वो दूर वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको और दूर बनाते हैं, जितना दूर बना सकते हो उतना दूर बनाओ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो मान लो कि मैं इसको ना यहां पे ड्रॉ करता हूं, यहां पे, यहां कहीं पे, ठीक है। तो मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करता हूं। तो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता, मेरी लाइन ऑफ साइट, मैंने जब ए पे था तब जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तब ये लाइन ऑफ साइट बनी। जब मैंने इसको बी से ऑब्जर्व किया तब ये वाली लाइन ऑफ साइट बनी। जब मैंने उसको सी से ऑब्जर्व किया तब ये वाली लाइन ऑफ साइट बनी। जब मैंने उसको डी से ऑब्जर्व किया तब ये वाली लाइन ऑफ साइट बनी। तो बच्चों खुद ही देखो, यहां पे आपको पूरा क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो और ये एंगल निकालो, सारे एंगल अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं। बहुत ही कम चेंज आपको दिखेगा। दिख रहा है आपको? क्लियरली देखो, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को जब भी आप देख रहे थे ना, तब यहां पे एंगल रैपिडली चेंज हो रहे थे। देखो ये ग्रीन कलर का जो भी एंगल है उसको देखो ध्यान से। ये ब्लू कलर का एंगल मैं यहां से मिटा देता हूं, ग्रीन कलर वाले एंगल को देखो ध्यान से। तो ये एंगल रैपिडली चेंज हो रहे हैं। देखो ये वैल्यू को देखो और ये वैल्यू को देखो, दोनों में रैपिड डिफरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को देखो और ये वाले एंगल को देखो, रैपिड चेंज आपको नजर आएगा। लेकिन वही चीज अगर आप ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को जब भी ऑब्जर्व कर रहे हो तब देखो, तब आपको एंगल क्या, यहाँ पे देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली सारे इक्वली दिख रहे हैं। अगर चेंज आ भी रहा है तो बहुत ही माइनर चेंज होगा। ये सुनो, माइनर चेंज होगा। इसकी वजह से हमें ना वो ऑब्जेक्ट स्टेडी का स्टेडी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ने अगर एंगल चेंज किया है तो वो हमें ऑब्जेक्ट मूव होता दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एंगल जो भी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम नजर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली मुझे क्या सेम नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो आप भले कितने भी लोकेशन को बदल लो, लेकिन आपका जो लाइन ऑफ साइट का एंगल होगा ना, वो उतना जल्दी चेंज नहीं होगा जितना नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को जब भी आप ऑब्जर्व करते हो तब चेंज होता है। ठीक है, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना वो स्टेडी है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट का एंगल ही चेंज नहीं हुआ। आपको वो मोशन में कब दिखेगा, जब आपका लाइन ऑफ साइट का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता हो। ठीक है, तब जाके आपको मोशन में दिखेगा। आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलते 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 किसी ऑब्जेक्ट को देखते जाओ, आपके नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखते जाओ, तो जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको टिल्ट होना पड़ेगा, आपके मुंडी को टर्न करना पड़ेगा, ये सुनो, तभी आप उसको देख पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तब आपको दिखेगा कि वो मोशन में है, आप उसको महसूस कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट का एंगल जल्दी चेंज हो रहा है। ये सुनो, लेकिन जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना उसके लिए लाइन ऑफ साइट का एंगल इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। वो आपके सामने रिजल्ट है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ये सुनो, देख लो खुद से। तो इसीलिए हमें दूर वाले जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते, जितना ऑब्जेक्ट दूर उतना हमें ये स्टेडी दिखेगा। ये सुनो, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, मतलब कि आप दूर वाले वो हिल टॉप को देखने की जगह पे अगर आप स्टार्स को देख लो रात में, या मून को देख लो, या फिर दिन में अगर बात करें तो सन को देख लो, तो वो बहुत ही दूर है, तो हमेशा हमें स्टेडी ही दिखेंगे, हमेशा हमें स्टेडी ही दिखेंगे। यस और नो? और ये हमारे साथ होता है क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है ना उसका एंगल इतना जल्दी चेंज नहीं होता है फॉर द डिस्टिंक्ट एंगल। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंगल जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उनके लिए लाइन ऑफ साइट का एंगल इतना रैपिडली चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो आपके सामने है, दोनों फिगर को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये रीजन है इसके पीछे का, आप इसको रीजन को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। चलिए, तो यहां पे क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 is used in the determination of distances of very distant stars. The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the sun. That is, the baseline is about the diameter of the Earth's orbit, that is approximately 3 into 10 to the power 11 meter. However, even the nearest stars are so distant then with such a long baseline they show parallax only of the order of 1 second, या फिर बोलेंगे 1 arc second. ठीक है,
एक काम करते हैं, यहां तक का जो भी क्वेश्चन है ना, यहां तक के क्वेश्चन में जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है ना, उसको पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे एक बेस लाइन ए बी को कंसिडर किया गया है, और वो ए बी क्या है, डायामीटर के दो एंड पॉइंट को जोड़ने वाले सीधी लेंथ है। ठीक है, ये जो बेस लाइन जिसको कंसिडर किया गया है वो क्या है, वो एक डायामीटर के, अभी ये डायमीटर किसका है, ध्यान से समझना। आपको एक सन, आपको ये जो सिस्टम यहाँ पे दी गई है ना, ये पूरे क्वेश्चन में, इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई एक अर्थ जो भी है वो अपनी ऑर्बिट में सन के अगल, सन के अक्रॉस में रोटेट करे। ये रेड लाइन को देखो तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ हमारी अर्थ की ऑर्बिट का पाथ है, मतलब कि अर्थ ना ऑर्बिटिंग दी सन, अर्थ ऑर्बिटिंग दी सन। आपको पता है कि अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में, ऑर्बिट में घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं, एक साल लग जाता है। ठीक है, मतलब कि 365 डेज, मतलब कि 12 मंथ्स लग जाएंगे। अगर मंथ की बात करो तो 12 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि जब वो अर्थ ए पॉइंट के ऊपर होगी तो वहां से उसको बी पॉइंट तक पहुंचने में कितने मंथ लगने वाले, 6 महीने। ठीक है, 6 मंथ्स लगेंगे। तो ये जो ए एंड बी पॉइंट जो भी है ना, यहाँ पे जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे से 6 महीने की दूरी पे है। ठीक है, अगर मंथ में बोले तो 6 महीने की दूरी पे है। और जब भी उन दोनों के बीच का सीधा सेपरेशन निकाला गया, जिसको हमने बेस लाइन बोला, वो कितना निकला, अराउंड 3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये प्रोवाइडेड है आपको, ये प्रोवाइडेड है कि ये ऐसे दो पॉइंट की जो एक दूसरे से 6 महीने की दूरी पे है अर्थ की ऑर्बिट पे। ठीक है, अर्थ की जो ऑर्बिट है ना, वो ऑर्बिट पे एक दूसरे से 6 महीने की दूरी पे आने वाले दो पॉइंट, मतलब कि ए एंड बी, उनको हमने बेस लाइन मान लिया। और वो पूरी लाइन, ये जो बेस लाइन है उसकी लेंथ कितनी निकाली गई, तो लेंथ यहाँ पे दी गई है अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 3 इंटू 10⁻11 मीटर, इतनी दूरी आपको दी गई है, 10⁻11 मीटर। ठीक है, मान लो बच्चों ये जो बेस लाइन है ना, इसको हम ए बी बोलते हैं, या फिर इसको मैं बोलना चाहूं तो डी बोल दूं। ठीक है, ए बी बोलूं उससे अच्छा है कि मैं इसको डी से डिनोट कर लूं। सो इसको मैं बोल देता हूं डी, अज्यूम दैट इट इज द डी, तो मैं इसको डी बोल देता हूं। सो इट इज द डी, डी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी क्या करना है, ये दो पॉइंट से किसी एक डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व करना है। मान लो कि ये हमारा स्टार है, जिसको एक बार हमने ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया और एक बार हमने बी पॉइंट से ऑब्जर्व किया। हमें पता है कि जब भी इतना बड़ा डिस्टेंस होता है तो अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो डी है, अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी ही होगा, तो ये भी क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अभी देखो यहां पे इतनी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, अभी ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में। यहां पे अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पे इन्होंने ना डेफिनेशन ऑफ वन पार्सेक क्या होता है, मतलब कि वन पार्सेक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन यहां पे प्रूव करके दी है। अगर ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे तो इट इज जस्ट ए डेफिनेशन ऑफ वन पार्सेक। वन पार्सेक की डेफिनेशन क्या होगी ये इन्होंने यहां पे समझाया है। ठीक है, तो क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो, जब भी हाउएवर इवन द नियरेस्ट, इसको देखते जाओ, ये सारी चीजें जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई ना, इसको देखते जाओ। कहाँ गया हमारा, हाँ, हाउएवर, यहां से, हाउएवर इवन द नियरेस्ट स्टार्स आर सो डिस्टेंट दैट with such a long baseline they show a parallax only of order of 1 second of arc and so। ठीक है, मतलब कि इन्होंने बताया है कि ये स्टार इतना दूर है कि वो जो एंगल बनाएगा पैरेलैक्स एंगल, वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड का, 1 आर्क सेकंड का होगा। अभी कौन सा 1 आर्क सेकंड का, ध्यान से देखना, यहाँ पे पार्सेक की डेफिनेशन अब शुरू होती है। अब तक जो भी था ना वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, यहां से पार्सेक की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। देखो, अ पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite end of a baseline equal to the distance from the earth to the sun। ध्यान से समझना, कौन सा डिस्टेंस, हाँ,
यहां पे देखो कौन सा डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो ए पैरेलक्स ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क from opposite end of a baseline equal to the distance from the earth to sun। मतलब कि ये ए बी नहीं, अर्थ एंड सन, मान लो कि अर्थ अभी ए पॉइंट पे है, तो अर्थ एंड सन के बीच का जो भी डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस यहां पे कंसीडर करना है 1 पार्सेक की डेफिनेशन में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले मैं ये सारी चीजें नोट डाउन करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये 1 पार्सेक कब होगा। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस जो भी डी मैंने कैपिटल डी लिखा है, इसको मैं 1 पार्सेक बोल देता हूं। ध्यान से देखना, समझाता हूं, 1 पार्सेक बोलता हूं, 1 पार्सेक। ठीक है, और ये जो एंगल बना ना किन के बीच में, ये अर्थ एंड सन के बीच में जो भी एंगल बना, मतलब कि इतना एंगल, ये एंगल होगा 1 सेकंड। ध्यान से समझना, ये पूरा एंगल नहीं, पूरा एंगल नहीं, यहां पे क्लियरली मेंशन है कौन सा डिस्टेंस, बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अर्थ के 2 पॉइंट के, अर्थ की ऑर्बिट के 2 पॉइंट के बीच की बेस लाइन का जितना डिस्टेंस नहीं, कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना है, इतना ही डिस्टेंस का, तो एंगल भी कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना, यस और नो। तो ये है 1 सेकंड का एंगल। ठीक है, तो ये एंगल जब 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अभी ये पूरी डेफिनेशन को हम ध्यान से देखते हैं। और डिस्टेंस कौन सा लेना है, अर्थ एंड सन के बीच का, मतलब कि ये डिस्टेंस हमें कंसिडरेशन में लेना है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कंसिडरेशन में लेना है। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो ये d/2 होगा। ठीक है, तो अभी पार्सेक की डेफिनेशन ध्यान से समझो। अभी मैं बोलता हूं कि 1 पार्सेक कब होगा, 1 पार्सेक कब होगा। ठीक है, तो यहां पे जब कोई तारा, जब कोई स्टार, ध्यान से समझना, डेफिनेशन समझा, तो इन्होंने जो लिखा है उसको ही मैं समझा रहा हूं। तो जब कोई स्टार को अर्थ से देखा जाए एंड सन से देखा जाए, और तब वो 1 सेकंड का पैरेलक्स एंगल बनाता हो, तब उस स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 1 पार्सेक होगा। नहीं समझ में आया, वापस समझो, वापस समझो। जब कोई स्टार को अर्थ से देखा जाए एंड सन से देखा जाए, ध्यान से समझना, अर्थ से देखा जाए एंड सन से देखा जाए, तब जब ये एंगल, दोनों के बीच का ये एंगल 1 सेकंड का बने, मतलब कि पैरेलल एंगल 1 सेकंड का बने, तब उस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस 1 पार्सेक होगा। ठीक है, तो 1 पार्सेक कब होगा डिस्टेंस किसी भी स्टार का, किसी भी स्टार का डिस्टेंस 1 पार्सेक तब होगा जब उसको अर्थ से देखा जाए एंड सन से देखा जाए। ठीक है, अर्थ से देखा जाए एंड सन से देखा जाए, तब ये पैरेलल एंगल जब 1 सेकंड का बने, दोनों से देखने के टाइम पे, दोनों को देखे तब, दोनों जगह से, दोनों अलग अलग लोकेशन से देखने पे जब हमें ये एंगल 1 सेकंड का मिले, तब उस स्टार का हमारे अर्थ के लोकेशन से डिस्टेंस 1 पार्सेक होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पार्सेक की डेफिनेशन। और कहां कहां से ऑब्जर्व करना है, अर्थ से एंड सन से। ठीक है, यहां पे बोला है बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, मतलब कि दो अर्थ के 2 लोकेशन से देखने की बात नहीं है, कहां से देखने की बात है, अर्थ एंड सन से। मतलब कि एक बार अर्थ से देखो, एक बार सन से देखो, और देखने पे जब हमें ये पैरेलल एंगल अगर 1 सेकंड का मिलता है, तब वो स्टार का लोकेशन अर्थ से कितना होगा, 1 पार्सेक होगा, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी तो डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, यहां पे हमें, जी हाँ, ये फाइंड आउट क्या करना है, हाँ, 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना मीटर होगा। ठीक है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, वो हमें निकालने को बोला गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये एंगल, ये इतना ही एंगल 1 सेकंड का बने, तब ये डिस्टेंस पार्सेक होगा, 1 पार्सेक होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ये 1 पार्सेक, क्योंकि यहाँ पे ये आपको फाइनली आंसर क्या देना है, हाउ मच इज ए पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये पार्सेक को मीटर में कन्वर्ट करके देना है। तो पहले 1 पार्सेक होगा कितना, वो तो निकाल लेते,
उसके बाद हम उसको मीटर में कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 पार्सेक की डेफिनेशन है, इट इज दी 1 पार्सेक डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, तो हम निकालते हैं पार्सेक का, जिसको हमने 1 पार्सेक डिस्टेंस बोला है, वो एक्चुअल में मीटर में कितना होगा वो अभी निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ये इतने पोर्शन को नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही पोर्शन देखना है। इतने पोर्शन को देखो, ये हमारे दो एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये हमारा पैरेलक्स एंगल हो गया। तो वही वाला पॉइंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला पॉइंट? याद हो तो डिस्टेंस डी इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, या फिर अगर ये नहीं पता है तो हम बोलेंगे कि ये डायमीटर का जो भी डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना डायमीटर कंसीडर करना होगा, इतना ही डायमीटर कंसीडर करना होगा। तो दिस डायमीटर जो हमारे लिए है d/2, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, या फिर ए पॉइंट एंड सन। ठीक है, ये हमारे लिए डायमीटर होगा। सो मैं लिखूंगा डायमीटर या फिर d/2 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मानते हैं, आर्क मान सकते हैं, तो सीधा आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करें तो d/2 इज इक्वल्स टू d इंटू थीटा होता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे d निकालना है, जो 1 पार्सेक यहाँ पे बोला है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इट इज 1 पार्सेक, लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो d इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू d/2 डिवाइड बाय थीटा, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट इक्वल टू d/2 टाइम्स थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d ओवर हियर? d का वैल्यू कितना है? d मतलब कि ये ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा कितना है, 1 सेकंड। अभी बच्चों 1 सेकंड, थीटा यहाँ पे 1 सेकंड सेकंड में प्रोवाइडेड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है। तो बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल टू आपको पता होगा 3600 सेकंड होता है। हमने ये सारी चीजें करवाई है, थियोरेटिकल लेक्चर में चले जाओ तब वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो उस हिसाब से 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? सो 1 सेकंड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/3600 डिग्री होता है। ठीक है, तो इतना डिग्री होगा। और क्योंकि मुझे एंगल रेडियन में लिखना है, क्योंकि मेरे पास 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू इतना डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ, थीटा को मैं 1 सेकंड नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इट इज 1/3600 डिग्री इंटू π/180। ठीक है, मतलब कि टोटल कन्वर्जन हो गया रेडियन में। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 3600 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से मुझे आंसर क्या मिला यहाँ पे, तो मुझे आंसर यहाँ पे मिला 0.3092 इंटू 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 3.09 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, तो इतना होगा ये डिस्टेंस। क्योंकि हमने ये डिस्टेंस क्या माना है, पार्सेक, 1 पार्सेक, सॉरी, बाय द डेफिनेशन हमने क्या माना है, 1 पार्सेक। ठीक है, तो ये 1 पार्सेक इज नथिंग बट इक्वल टू कितना हो गया, 3.09 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर हो गया। ठीक है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3.09 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। हालांकि बच्चों अगर आप बुक में आप इसको रिफर करोगे तो बुक में आपको ये दिया गया है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, मैं यहां पे लिखता हूं 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3.08 है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 3.09 मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन वगैरह की है, तो कैलकुलेटर पे हमने सारे डिजिट तो कंसिडर नहीं किए थे ना, तो इसीलिए हमारे पास ये जो आंसर मिलेगा वो रफली 3.09 मिलेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर गलत है ऐसा नहीं है, आपका आंसर सही है। तो आप इसको 3.09 अप्रोक्सीमेट, वैसे भी वो अप्रोक्सीमेट ही तो आंसर है। ठीक है, तो कैलसी से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये मिलेगा 3.09 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, तो इतना आंसर आपको मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने निकाला कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में आता है कन्वर्जन, तब आपको क्या कंसीडर करना है, 3.09 नहीं 3.08 कंसीडर करना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन थी पार्सेक की कि भाई 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है। किसको हम 1 पार्सेक बोले, तो जब अर्थ से और सन से किसी स्टार को ऑब्जर्व किया जाए और वो अगर 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तब उस स्टार का डिस्टेंस अर्थ से 1 पार्सेक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन थी पार्सेक की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। The nearest star to our solar system is 4.29 light years. ओहो, मतलब कि यहाँ पे लाइट ईयर में आपको सारी चीजें दी गई हैं। तो ये जो स्टार है ना, ये हमारा स्टार, और यहाँ पे उनका उन्होंने शायद नाम भी दिया है, हाँ दिया है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स? हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, सो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ which are 6 months apart in its orbit around the sun। ठीक है, मतलब कि ये जो स्टार है ना, ये स्टार का नाम है अल्फा सेंचुरी। ओहो, नाम भी दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये जो स्टार है ना, वो क्या, कौन सा स्टार है? अल्फा सेंचुरी। तो ये स्टार का उन्होंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है कि उस स्टार का जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 4.29 लाइट ईयर्स। एज यू नो दैट लाइट ईयर पार्सेक दोनों ये लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट में लेने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो भी होता है उसके लिए यूज होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। तो इन्होंने बच्चों बताया है कि भाई ये जो स्टार जो है ना, अल्फा सेंचुरी स्टार, इसका लोकेशन अर्थ से कितना है, डिस्टेंस कितना है, 4.29 लाइट ईयर है, ठीक है। और आपको पहले क्वेश्चन में बोला कि हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स, मतलब कि आपको पहले तो ये डिस्टेंस को पार्सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसको पार्सेक में कन्वर्ट करो। तो बच्चों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, क्योंकि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना मीटर होता है वो तो हमें पता चल गया। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना मीटर, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू, ये सारी चीजें ना अभी याद कर लो, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। सो ये होता है 1 लाइट ईयर टू मीटर कन्वर्जन। और सिमिलरली अभी ही पार्सेक का देख चुके हैं कि 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, तो 3.08। देखो 3.09 हमने कैलकुलेशन किया, तब हमें 3.09 मिला। कहीं ना कहीं हमने सारे डिजिट वहां पे कंसीडर नहीं किए थे, तो हम कहीं ना कहीं इसको एक्यूरेट आंसर नहीं मान सकते। तो जब भी कन्वर्जन की बात आती है तब मैं कितना कंसीडर करूंगा, 3.08 ही कंसीडर करूंगा, इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू इतना मीटर होता है, ठीक है। अभी आपको बोला गया है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस उस स्टार का डिस्टेंस जो कितना है, 4.29 लाइट ईयर है, ठीक है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, मैं इसको ब्लैक कलर की इंक से, क्योंकि यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सो d इज इक्वल टू 4.29 लाइट ईयर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 4.29 इंटू 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो 4.29 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर से, तो इतना मीटर होगा, ठीक है, इतना मीटर होगा। क्लियर है आपको? ठीक है। अभी देखो मुझे तो ये डिस्टेंस कहां पे निकालना है, मतलब कि मुझे ये डिस्टेंस निकालने को बोला गया है इन पार्सेक, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि ये तो मेरा मीटर में आया, और मुझे क्योंकि पार्सेक में कन्वर्ट करने को बोला है, तो इतना मीटर बराबर 1 पार्सेक, तो इतना मीटर बराबर कितना पार्सेक, सिंपल सा मैं ये पॉइंट लगा सकता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके द्वारा, ठीक है। इसके थ्रू मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, पार्सेक में मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस d इन पार्सेक, डिस्टेंस d इन पार्सेक, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा कितना होगा, तो 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 को डिवाइड किया जाए
3.08 इंटू 10⁻16 से। मैंने क्या बोला कि अगर इतना मीटर इज इक्वल टू 1 पारसेक, तो इतना मीटर इज इक्वल टू कितना पारसेक? तो सिंपल हो जाएगा ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3.08 से, ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3.08 से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आंसर 1.32 पारसेक मिलेगा, 1.32 पारसेक, ठीक है, इतना आंसर मिलेगा। तो ये कर दिया हमने पारसेक में कन्वर्जन, ठीक है। जो हमें इतना डिस्टेंस लाइट ईयर में दिया गया था, उसका इक्विवेलेंट पारसेक कितना होता है? 1.32। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अभी दूसरा क्या पूछे? हाउ मच पैरेलेक्स वुड दिस स्टार so when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun। मतलब कि जब भी इस स्टार को कौन से लोकेशन से बोला है? फ्रॉम द टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब कि अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें एक दूसरे से 6 महीने की दूरी पे आने वाले दो लोकेशन से अगर इस स्टार को देखा जाए तो वो कितना पैरेलेक्स एंगल बनाएगा, तब वो कितना पैरेलेक्स एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया कि जब इसको ए पॉइंट से देखा जाए और बी पॉइंट से देखा जाए, तब वो ए पॉइंट से देखने पे और बी पॉइंट से देखने पे कितना पैरेलेक्स एंगल, मतलब ये टोटल एंगल यहां पे निकालने को बोला गया है। और हमें पता है इसके आगे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये सेपरेशन बिटवीन दिस टू ए एंड बी, जिसको हमने बेस लाइन बोला था, वो कितना था? हम प्रीवियस वाली स्लाइड देख लेते तो अच्छा 3 इंटू 10⁻11 मीटर था। तो डिस्टेंस कितना था? 3 इंटू 10⁻11 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला एंगल, ये जो बड़ा वाला एंगल है, वो बड़ा वाला एंगल मान लो कि वो थीटा है, तो थीटा कितना बनेगा? वो थीटा कितना बनेगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे निकाले, ये थीटा को कैसे निकाले? देखो ध्यान से आप देखो, जब भी हमने 1 पारसेक की डेफिनेशन देखी थी, तब हमने क्या कंसीडर किया था? हमने इतना डिस्टेंस कंसीडर किया था, d/2, ठीक है। मतलब कि अर्थ के एक लोकेशन से सन का जो भी डिस्टेंस था उसको कंसीडर किया था। और तब ये एंगल कितना बना था? 1 पारसेक की डेफिनेशन है, तब ये एंगल बना था 1 सेकंड का, ठीक है। और तब ये डिस्टेंस, ये जो d था, वो कितना आया था? वहां पे d कितना आया था? तो 1 पारसेक आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम 1 पारसेक की डेफिनेशन यहां पे अप्लाई करें, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे 1 पारसेक का डेफिनेशन यहां पे अप्लाई करूं, मान लो कि ये ऑर्बिट है और यहां कहीं पे सन है और यहां कहीं पे वो अपना ये सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी स्टार है, और जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा और इसको यहां से जोड़ूं और इसको सन से जोड़ दूं, तब अगर ये 1 पारसेक है, तब ये एंगल 1 सेकंड का था, तो टोटल एंगल कितने सेकंड का हो सकता है? टोटल एंगल 2 सेकंड का, 2 सेकंड का हो सकता है, ठीक है। अगर ये आधा एंगल 1 सेकंड का तब था, क्योंकि हमने ये पारसेक की डेफिनेशन में देख लिया था, ये सारी चीजें पारसेक की डेफिनेशन में हम देख चुके हैं, ठीक है। 1 पारसेक की डेफिनेशन में हमें पता है कि जब ये एंगल अर्थ के एक लोकेशन से, यहां से देखने पे और सन से देखने पे जो भी एंगल जब भी एंगल 1 सेकंड का बनेगा, तब उस स्टार का डिस्टेंस अर्थ से कितना होगा? 1 पारसेक होगा। तो जब भी ये डिस्टेंस 1 पारसेक है, तब ये टोटल एंगल कितना बन रहा है? 2 सेकंड का बन रहा है। तो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा, सीधा सा पॉइंट में अप्लाई करूंगा कि जब भी, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्योंकि हमें ये जो टोटल एंगल यहां पे निकालने को बोला थीटा, वो थीटा का वैल्यू कहीं ना कहीं हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि व्हेन डिस्टेंस इज 1 पारसेक, जब भी 1 पारसेक का डिस्टेंस है, तब एंगल, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल की बात, क्योंकि तब आधा एंगल हमने 1 सेकंड माना था, तो टोटल एंगल कितना होगा? 2 सेकंड होगा ना। टोटल एंगल में कितना लिख सकता हूं? 2 सेकंड। इसको सेकंड को ना ऐसे डिनोट कर देते डबल लाइन से, ठीक है। तो तब ये टोटल एंगल कितना होता है? क्योंकि आधा एंगल 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड। तो जब 1 पारसेक का डिस्टेंस होता है, तब टोटल एंगल कितना होता है? 2 सेकंड का। तो जब यहां पे, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस कितना मिला है? 1.32 पारसेक, 1.32 पारसेक। तो जब भी ये
डिस्टेंस 1.32 पार्सेक होगा, तब ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा। तो हमने माना थीटा, लेकिन उस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू यस 1.32 इंटू 2 सेकंड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, बच्चों यहां से हम सीधा डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 2.64 सेकंड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों ये थीटा कितना आएगा। तो ये थीटा आंसर क्या आएगा, ये तब ये थीटा कितना बनेगा, तो 2.64 सेकंड का बनेगा। ठीक है, टोटल एंगल यहाँ पे बोला है दैट इज 2.64 सेकंड। तो कहां से हमने ये लगाया, ये पॉइंट कहां से लगाया, तो बहुत ही सिंपल, ये पॉइंट कहां से लगाया हमने, तो कुछ भी नहीं किया हमने, 1 पार्सेक की जो डेफिनेशन वाला जो इसके आगे वाला क्वेश्चन था उसी को लगाया। तब हम ये दो अर्थ का एक लोकेशन और सन से हम जब भी किसी स्टार को ऑब्जर्व करते और तब जब ये एंगल 1 सेकंड का बनता तब हम डिस्टेंस 1 पार्सेक मानते थे। ठीक है, तो तब आधा एंगल 1 सेकंड का बनता था ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पूरा एंगल कितने का बनेगा, 2 सेकंड का बनेगा ना, पूरा एंगल 2 सेकंड का बनेगा। तो हमने लिखा कि 1 पार्सेक जब भी होता है डिस्टेंस तब एंगल कितना बनता है, पूरा एंगल 2 सेकंड का बनता है। तो जब भी डिस्टेंस 1.32 पार्सेक है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, तब एंगल कितना बन सकता है, टोटल एंगल 2.64 सेकंड का। सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर है पॉइंट, यस और नो। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके जैसे और कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज उनको हमारी चैनल शेयर भी कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, थैंक यू वेरी मच।